Hello, dear students, and welcome back to the Sorbit Live. Dear students, first of all, I am Azim Faruqi, your biology educator. And बच्चों आज हम लोग एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लिया था। उसमें हम लोगों ने जो उनके कैरेक्टर्स थे बच्चों, कैरेक्टर में सबसे पहले हम लोगों ने ग्रोथ की बात कर ली थी। ओके, उसके बाद हम लोगों ने रिप्रोडक्शन की बात कर ली थी। देन हम लोगों ने बच्चों मेटाबॉलिज्म की बात कर ली थी। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बात किया था, ग्रोथ के टाइप्स के बारे में बात किया था, मेटाबॉलिज्म के टाइप्स के बारे में बात किया था। देन बच्चों हम लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया था और उसके बाद में फाइनली हम लोगों ने बच्चों कॉन्शियसनेस के बारे में बात किया। ओके, सो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं बच्चों। अब हम लोग आज शुरू करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सो जैसा कि बच्चों ये डायग्राम ही आपको दिखा रहा होगा, इस इमेज को अगर आप देखेंगे तो आपको डाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। सो बच्चों डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं, वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कितनी वेरिएबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आप यहाँ पे देखो बच्चों, इस इमेज में देखो, इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे बर्ड्स भी दिखेंगी, प्लांट्स भी दिखेंगे। उसके बाद में बहुत सारे एनिमल्स की डाइवर्सिटी आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो डाइवर्सिटी कुछ नहीं बच्चों, यही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन कितना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। और अगर लिविंग के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, डाइवर्सिटी तो किसी की भी हो सकती है, लिविंग नॉन लिविंग के टाइप्स अलग अलग है, वो डाइवर्सिटी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेरिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो तो उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये टर्म एडवर्ड विल्सन ने दिया। ठीक है, सो if you look around you will see large variety of living organism। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे बच्चों तो आप बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखोगे। बी इट पॉटेड प्लांट्स, ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉटेड प्लांट्स हों या फिर इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों, या फिर आपके पेट्स जो आपने पाल रखे हैं जानवरों को, वो भी आपके हो सकते हैं, या और भी एनिमल्स या प्लांट हो सकते हैं। ठीक है, देर आर ऑल्सो सेवरल, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। ठीक है, और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसे आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हो, वो भी जो है आपके चारों तरफ पाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हुए, वायरसेस हुए, ये सब तो भाई जाहिर सी बात है हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है बच्चों। इफ यू वेयर इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। अगर आप बच्चों एरिया इंक्रीज करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके किसके बच्चों, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना जितना डाइवर्सिटी, डायरेक्ट में कह देता हूँ, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लखनऊ की बात करूं बच्चों, तो लखनऊ में ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे या पूरे इंडिया में? तुरंत आपका आंसर होगा बच्चों कि टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोबेबिलिटीज हैं जो ज्यादा पाए जाने की, वो पूरे इंडिया में एज कम्पेयर टू लखनऊ। तो जाहिर सी बात, एरिया जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते जाओगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेरिएबिलिटीज जो है वो क्या है, बढ़ती जाएंगी। Obviously, if you were to visit a dense forest, अगर आप dense forest में visit कर रहे हैं, you would probably see a much greater number and kinds of living organism। तो आप जो है और भी अलग तरीके के living organisms को, और भी ज्यादा living organisms के types को देख सकते हैं। Each different kind of plant, animal, organisms that you see represents a species। जितने भी type of अलग अलग different different species आपको different different organisms दिख रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो सब represent करते हैं एक species को। अब बच्चों यहाँ से important चीज शुरू होती है। The number of species that you know and describe range between 1.7 to 1.8 millions। बच्चों इसकी यूनिट याद रखिएगा,
क्वेश्चन आपसे बिलियंस में करके पूछा जा सकता है। 1.7 टू 1.8 बिलियन पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस वजह से याद रखिएगा 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज को अभी तक नोन एंड डिस्क्राइब किया जा चुका है। इस रेंज को ही, इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया किसने था बच्चों? दिया था एडवर्ड विल्सन ने। ये एडवर्ड विल्सन बच्चों क्या नाम है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाले चैप्टर में दिया हुआ इनका, ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी टर्म इन्होंने दिया। और नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन, इसका मतलब क्या हुआ कि इस अर्थ पे इतने 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं। We should remember here that as we explore new area, जैसे जैसे हम लोग बच्चों नए एरियाज को एक्सप्लोर करते जाएंगे, and even old ones, new organisms are continuously being identified। जैसे जैसे हम लोग एरिया जो एक्सप्लोर करते जाएंगे, नए नए एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, नए नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते जाएंगे। क्लियर? आप यहाँ पर देखो बच्चों, किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में जो पाए जाते हैं वही उनकी क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है। क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पिक्चर से भी बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं, जाहिर सी बात है बच्चों, इतने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं बच्चों। तो जाहिर सी बात है इन सब के बारे में पढ़ना, समझना, जानना बहुत आसान टास्क तो है नहीं। लेकिन बच्चों एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों का जो एक माइंड सेट होता है वो ये दिल मांगे मोर वाला होता है। क्यों बच्चों? हम लोग हर एक चीज चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं आपको सिर्फ 5 स्पीसीज के बारे में जानकारी दे दूं कि ये 5 स्पीसीज हैं, इनके बारे में मैं डिटेल जानकारी आपको दे दूं, आप छठे के बारे में सोचोगे यार क्या मतलब था जो सर ने मुझे बताया नहीं, है ना? क्या मतलब था? और क्या कुछ और भी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी किसी ऑर्गेनिज्म में? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको डॉग के बारे में नहीं बताया हूं तो आप जब डॉग देखोगे तो सोचोगे यार ये किस फाइलम का मेंबर है, ये किस किस ग्रुप का मेंबर है, इसका हैबिटेट क्या है, इसका नेचर क्या है, फूड कैसे ये इंटेक करता है, क्या कर, बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में आएंगी तो आप जानने की कोशिश करोगे। ये ह्यूमन नेचर है बच्चों, है ना? ह्यूमन नेचर होता ही ऐसा है, सबका होता है भाई। ठीक है, तो क्या करोगे भाई? अगर आप कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप करना चाहोगे ना जिससे हम कम से कम के बारे में पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा के बारे में समझें, बात समझ रहे हैं? तो इस वजह से बच्चों कुछ टेक्निक्स को डेवलप किया गया जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो सके। मैंने क्या कहा? ये दिल मांगे मोर वाला सिस्टम होता है हम लोगों का, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जितना आपने डिस्कवर किया ना, सबको पढ़ने की टेक्निक हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता? अगर हम सब के बारे में पढ़ना चाहें तो जिन टेक्निक का डेवलपमेंट किया गया वो थी बच्चों टैक्सोनॉमी। क्या थी वो? टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या होती है बच्चों? एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, एक हायरार्चिकल पैटर्न में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया जाता है। उनकी इंफॉर्मेशंस लेकर के बच्चों उनको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और उसके बिहाफ एक कॉमन कैरेक्टर्स बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को भी लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि बच्चों जब आप किसी की टैक्सोनॉमी करने की कोशिश करोगे तो आपको सबसे पहला स्टेप जो एनसीईआरटी कहती है बच्चों, वो आप कैरेक्टराइजेशन करोगे। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड स्टेप बच्चों आप उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करोगे। देन उसके बाद उसको आप क्लासिफाई करोगे बच्चों, और जब क्लासिफिकेशन कर लोगे तब आपको नॉमनक्लेट करना पड़ेगा। ये बच्चों आप एक सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप जो है टैक्सोनॉमी का, कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन, थर्ड स्टेप क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ स्टेप बच्चों होगा नॉमेनक्लेचर होगा। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं अभी जब आपको टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये चीज मैं समझा दूंगा। ये सीक्वेंस देखो बच्चों, आप जाहिर सी बात है किसी को देखोगे तो पहले उसके कैरेक्टर को पहचानोगे, फिर आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये एक्चुअल में प्लांट है, एनिमल्स है, ये क्या है। पहले आपने कैरेक्टर देखा, उसके बाद आपने उसको आइडेंटिफाई किया, देन उसके बाद में आप उसका क्या करोगे? क्लासिफिकेशन करोगे।
लीनियस ने बच्चों जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बनाई थी, उस बिहाफ पे आप उसको क्लासिफाई करोगे, एंड फाइनली जो लास्ट स्टेप होगा बच्चों, आप वहां पे उसको एक पर्टिकुलर नाम दोगे ताकि उसकी पहचान हो सके। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर लास्ट स्टेप होगा बच्चों। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। As stated earlier, there are millions of plant and animals in the world. पूरे दुनिया में millions of plant and animals पाए जाते हैं। We know the plant and animals in our area by their local name. लेकिन हम लोग भी बच्चों हमारे एरिया में भी पाए जाते हैं। आप देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनको एक लोकल नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। आप देखिए बच्चों, मैंगो की कितनी वैरायटीज है ना। आपके एरिया में कई मतलब लोग कितने नाम रखे हैं ना, कोई दशहरी कहता है, कोई कुछ कहता है, बहुत सारे नाम आपने देखा होगा, है ना। तो ये जो नाम आप ले रहे हो पर्टिकुलर एक जगह पे ना, आप वही चीज मुंबई चले जाओ, वही आप कहीं और चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, है ना, तो कुछ और नाम मिलेगा आपको। ये जो पर्टिकुलर नाम आपको मिल रहा है ना, आप देखिए काउस को देखिए, काउस की कितनी वैरायटीज हैं। आप कहीं जाओ तो कोई और नाम बताता है, कहीं और जाओ तो कोई और नाम बताता है ना। तो ये जो वेरिएबिलिटी है बच्चों, ये लोकल नेम है एक्चुअली, है ना। ये लोकल नेम है, लोकल लोग उसको नाम ऐसे दे देते हैं उसके बाद में, लेकिन ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं होता है, बस उसी लोकेलिटी तक होता है। उसके बाद आप जाओगे आगे तो चीजें चेंज हो जाती है ना। पैरट का देखो कई जगह कई नाम है ना। पिजन के देखो कई जगह कई नाम है, तो अलग अलग चीजें हैं, ये लोकल नेम है, ठीक है। तो लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जाहिर सी बात है बच्चों, जगह हर जगह जो है ये लोकल नेम अलग अलग होंगे, और वैसे भी इंडिया में तो बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी, इतने ज्यादा, है ना। इवन विद इन ए कंट्री, probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find way to means to talk to each other to refer to organism we are talking about। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हम लोग बात देखो इस चीज, अगर ये इतना ज्यादा लोकल नेम इतना वैरी करेगा, तो जाहिर सी बात है जगह जगह पे अगर हम लोग जाएंगे तो बड़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है ना। तो बहुत अच्छे से हमें उसको फाइंड करने के लिए बहुत मतलब प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। अलग अलग नाम होगा, उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, एक प्रोसीजर को ही डेवलप करते हैं, एक टेक्निक को ही डेवलप किया गया साइंटिस्टों ने कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम हो जो पूरे दुनिया में एक ही नाम हो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, बहुत इसके रूल्स जो बहुत बढ़िया बताए गए थे बच्चों, बहुत मजा आएगा आपको, ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये रूल दुनिया में क्यों एक रूल है। ठीक है, और कहीं चेंज नहीं किया जा सकता है। बहुत मजा आएगा, अभी आगे की चीजें बहुत मजेदार होंगी। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि कुछ ऐसी टेक्निक को डेवलप करते हैं जिससे हम लोग क्या करें, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दे दें और ये पूरी दुनिया में वही एक रहे। Hence, there is a need to standardize the naming of living organism। इस वजह से मुझे जरूरत थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग को थोड़ा सा, उसके स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, such that a particular organism is known by the same name all over the world। उस एक नाम से वो पूरे दुनिया में जाना जाए, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे नॉमेनक्लेचर। वो जो टेक्निक डेवलप की गई, जिस टेक्निक से हम लोग उसका नाम रखेंगे, वो प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। बात समझ में आ गई। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल, कब पॉसिबल हो सकता है बच्चों, जब आप ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करे हो करेक्टली, और उसके आगे वी नो टू व्हाट और किस ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है आपको, ये आप पहले से पहचान जाए। दैट मीन्स आप ये समझ लो कि आपने उसका करेक्टली आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। जब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, डिस्क्राइब कर ले जाओगे, क्लासिफाई कर ले जाओगे, तभी आप उस ऑर्गेनिज्म का अच्छे तरीके से करेक्टली नामनक्लेचर कर सकते हो। सो आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन मैंडेटरी है बच्चों, ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामकरण करने के लिए, उसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए। क्लियर। In order to facilitate the study, number of scientists have established a procedure to assign scientific name to each known organism। इस फैसिलिटी, इस स्टडी को या साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर को एक तरीके से इजी करने के लिए साइंटिस्टों ने एस्टेब्लिश किया था एक प्रोसीजर, जिससे साइंटिफिक नेम लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत आसानी से
लिखा जा सके। ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे दुनिया के बायोलॉजिस्टों ने जो इसको एक्सेप्ट भी किया। प्लांट के नॉमेनक्लेचर के लिए बच्चों, फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच प्रोवाइडेड, जिसको कहां पे लिखा गया था, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। प्लांट नॉमेनक्लेचर बच्चों आईसीबीएन के अंदर किया जाता है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम। आप पूछ सकते हो तुरंत यहाँ पे, सर आपने प्लांट के बारे में बता दिया, एनिमल्स के बारे में क्या करेंगे। एनिमल्स के लिए भी एक रूल बनाए गए थे बच्चों, वो रूल ये था, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बच्चों प्रीवियस ईयर में ये दोनों चीजें पूछी जा चुकी हैं, आईसीबीएन और आईसीजेडएन दोनों पूछा गया है, तो आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। और क्या नाम है, जरूर थोड़ा सा बच्चों देखो, मैं आपको एक चीज और बताऊं, कभी कभी ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं, वैसे मोस्टली ये कोई वो नहीं है, क्लू नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो यहाँ पे बच्चों फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है ना, और यहाँ पे ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है। थोड़ा सा ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं बच्चों, जैसे एक बार सीपीएमटी में बच्चों एचएमएस बीगल की स्पेलिंग पूछ लिया था। ठीक है, कभी सिस्टाइन में पूछता है, कभी इलियम इलियम, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बच्चों जहाँ पे जो है आपको कंफ्यूजन क्रिएट की जा सकती है, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई लॉजिकल वो नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आईसीबीएन आईसीजेडएन हो गया इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और भी बच्चों कई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके लिए और भी इंटरनेशनल रूल्स बनाए गए थे, जैसे कि बच्चों आईसीवीएन। आईसीवीएन का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। ओके, इसी तरीके से बच्चों होता है एक आईसीएनसीपी, ये होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ओके, सो दो और भी एक्स्ट्रा हैं, थोड़ा सा इसको भी आप याद रखिएगा, आईसीबीएन आईसीजेडएन के साथ। ठीक है, द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम जब आप लिखेंगे तो ये आप समझ लीजिए कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी हो उनके एक ही नाम होंगे, टू अराइव एट द सेम नेम, एक ही नाम से उनको जाना जाएगा, कहीं पर भी वो पाए जाए। They also ensure that each name has not been used for any other known organism। मतलब उसका नाम कहीं किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, उसको नहीं लिखा जा सकता। क्लियर, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम लेटर। ठीक है बेटा, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन इन मैंगीफेरा इंडिका। इसी में सारा कंसेप्ट छिपा हुआ है बच्चों, नॉमेनक्लेचर इसी में सब छिपा हुआ है। 2019 में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था जिसमें सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है ना, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, और आप देखेंगे तो आपको ये चीज मिलेगा, मैग्नीफेरा इंडिका भी लिखा जाता है। तो थोड़ा सा स्पेलिंग के साथ आपके साथ खिलवाड़ किया जाएगा बच्चों, और मैं तो ऐसे खिलवाड़ बहुत करता हूँ टेस्ट पेपर में। ठीक है, जब मैं टेस्ट पेपर बनाता हूँ और पहला ऑप्शन मैग्नीफेरा इंडिका देता हूँ और उसके बाद में मैंगीफेरा इंडिका, तो मतलब ये है कि बच्चे कंफ्यूज पहले वाले में ज्यादा हो जाते हैं और लगा करके आगे बढ़ जाते हैं, उनको लगता है अरे भाई बस आंसर मिल गया हमको। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते ही नहीं है। अगर फर्स्ट ऑप्शन ये दिया तो इस ऑप्शन को मैं, जो करेक्ट ऑप्शन था उसको सी या डी पे रख देंगे। ठीक है, ताकि बच्चा वहां तक पहुंचने से पहले पहला ऑप्शन लगा के भाग जाए, है ना। तो ये तो खिलवाड़ किया जाता है, एग्जामिनर खिलवाड़ करता है। ठीक है, बट मैं आपको पहले से अवेयर कर रहा हूं बच्चों, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। यहाँ पे मैग्नीफेरा लिखा हुआ है
और है एक्चुअली मैंगीफेरा इंडिका। 3-4 बार इसको खुद बोलो बच्चों, मैंगीफेरा इंडिका, ताकि आपके दिमाग में मैग्नी कभी आए ही नहीं। ठीक है, तो ये तरीका है बच्चों लर्न करने का। ऐसे कंफ्यूजन को इसी तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कई बार उसको बोलो, कई बार बोलो, ताकि वो कंफ्यूजन कभी ना आए तुम्हारे। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, मैंगीफेरा इंडिका। टू लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम। ठीक है, कैसे ये बाइनोमियल नेम हुआ हम लोग बात करते हैं। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस, ये मैंगीफेरा रिप्रेजेंट करता है बच्चों जीनस को, जबकि इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। तो जाहिर सी बात है, दो नेम आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पीसीज कहो या फिर आप कह सकते हो स्पेसिफिक एपिथेट कह सकते हो। तो आप सोचो बच्चों जरा कि आपको दो ऑप्शंस दिखाई, दो नाम दिखाई दे रहे हैं, तो इसी वजह से इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ठीक है, अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। और भी रूल्स इधर दिए हुए हैं बच्चों, देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जो है पहली बार प्रपोज किसने किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट proposed by गैस्पर्ड बाउहिन। सबसे पहले तो इसको गैस्पर्ड बाउहिन ने दिया था बच्चों, लेकिन फिर इसका फादर किसको कहा जाता है, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसको कहा जाता है बच्चों, लिनियस को। क्योंकि इस पे वर्क जो है बच्चों सबसे ज्यादा वर्क किया था, सबसे ज्यादा एक बार जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को नोमेनक्लेट किया था, वो लिनियस ने किया था। इस वजह से फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसको कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। गैस्पर्ड बाहुन ने प्रपोज किया था, बट यह है कि उस पर सबसे ज्यादा वर्क किया था, तो इसी वजह से लिनियस का नाम आता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह बच्चों, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दो बार प्रपोज किया गया था। एक बार 1961 में, और उसके बाद में 12th इंटरनेशनल कांग्रेस हुई थी बच्चों। देन उसके बाद में इसको 1978 में प्रपोज किया गया था। तो पूछा जाता है बच्चों कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कितनी बार प्रपोज किया गया था, तो 2 टाइम्स प्रपोज किया गया था बच्चों। ठीक है, और कुछ मॉडिफिकेशन हुए थे 1961 के बाद। ठीक है, देन उसके बाद 1978 में इसको प्रपोज किया गया था। तो कहने की बात है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दो बार प्रपोज किया गया। क्लियर, और भी इसके अलावा बहुत सारे रूल्स हैं बच्चों, मैं भी बात करूंगा। ठीक है, पहले तो इतने रूल्स बता दूं जो एनसीईआरटी कह रही है। ठीक है, तो जो और रूल्स थे, पहला रूल था बच्चों कि बायोलॉजिकल नेम जो भी लिखे जाएंगे वो लैटिन में लिखे जाएंगे। अब सवाल उठेगा, सर ये लैटिन क्या है, तुरंत आप तुरंत बोलेंगे बच्चों की एक लैंग्वेज है सर, एक लैंग्वेज है। लेकिन हाँ ठीक है, लैंग्वेज तो है, फिर आपसे मैं आप कहोगे सर ये लैंग्वेज नहीं, ये एक डेड लैंग्वेज है। तो मैं क्या कहूंगा, अच्छा इसका मतलब ये लैंग्वेज मर चुकी है, क्यों, आप कहोगे हाँ। ठीक है, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि सर ऐसी लैंग्वेज है जिसका अब कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, और यही मोस्टली आपका भी आंसर होगा, ऐसी लैंग्वेज है जिसका अब कोई यूज नहीं होता है, जो पहले पूर्वज बाबा आदम के जमाने वाले लोग यूज करते हैं ना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, यही लैंग्वेज आज भी आप यूज करते हो। आप देखिए 2019 में कोरोना आया, ठीक है, और उसका नाम कोरोना वायरस क्यों रखा गया, आज भी पूरी दुनिया उसको कोरोना वायरस के नाम से जानती है। और आज नहीं बच्चों, आज के 20 साल बाद भी उसका नाम कोरोना वायरस ही रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं कर सकता है। अगर चेंज होगा तो उसका नाम जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये इतना आसान टास्क नहीं है चेंज करना। चेंज कब कर सकता है वो मैं भी तरीका बताऊंगा आपको कि कोई चेंज कैसे कर सकता है। अगर कोई गलती करे तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन नहीं चेंज होता है मोस्टली। ठीक है, अगर सही से आपने आइडेंटिफाई करके नाम क्लेज किया है तो कोई चेंज नहीं, चेंज की पॉसिबल, गलती करने की वो ना रखो तो जाहिर सी बात है क्यों कोई चेंज कर पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी लैंग्वेज है बच्चों कि जो डेड तो है, लेकिन वो किस रिस्पेक्ट में डेड है, आपको मैं थोड़ी सी एक कहानी बताऊंगा। आपने मूवी में देखा होगा बच्चों कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है फैसला सुनाते हैं, आपने सुना होगा कि वो अपनी पेन को तोड़ देते हैं, बिल्कुल सुना होगा। ठीक है, तो क्यों तोड़ देते हैं बच्चों,
इसलिए तोड़ देते हैं कि अब उनके फैसले में कोई चेंज पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, कोई उनके फैसले को चेंज नहीं कर सकता है। सो जाहिर सी बात है बच्चों, ये लैटिन लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें अगर किसी का एक बार नॉमेनक्लेचर कर दिया गया तो अब उसमें कोई चेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। इस रेस्पेक्ट में इसको डेड लैंग्वेज कहा जाता है और ये पूरे दुनिया में कॉमन होगी बच्चों। अगर इस नाम लिख दिया गया तो अब वो नाम हर जगह वही होगा, कोई वो नहीं, इस वजह से उसको डेड कहा जाता है ताकि उसमें कोई चेंज पॉसिबल ना होने पाए। एंड रिटन इन इटैलिक्स, जब उसको पहले बात लिखा किस लैंग्वेज में जाएगा, लैटिन में, और इटैलिक्स कर दिया जाएगा जब उसको टाइप करवाया जाएगा। एंड दे आर, जिससे वो लैटिनाइज्ड ओरिजिन उसकी डिराइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव टू देयर ओरिजिन। ठीक है। सेकेंड रूल था बच्चों, फर्स्ट वर्ड जो बायोलॉजिकल नेम का होगा रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, जबकि सेकंड नेम जो रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को। देन थर्ड थर्ड जो क्या नाम है रूल्स था बच्चों, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम, अगर इसे आप हैंड रिटन में लिख रहे हो तो आप इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दो बच्चों। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका। ठीक है। तो इस तरीके से इसको अंडरलाइन करना है बच्चों ताकि इसकी लैटिन ओरिजिन रिप्रेजेंट। ठीक है। कब बच्चों, जब आप इसको हैंड रिटन लिख रहे हो, और अगर टाइप करवा रहे हो तो डायरेक्टली उसको इटैलिक्स करा दो। आपने बुक्स में देखा होगा, यहाँ पर भी देखो बच्चों, ये भी बुक की ही स्निप है। ठीक है। तो आप देखो इसको किस तरीके से सारे वर्ड से थोड़ा सा ये अलग दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि इसको थोड़ा सा इटैलिक्स कर दिया गया। ठीक है। तो यही किया जाता है। फर्स्ट वर्ड जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका। एक कंडीशन ऐसी है बच्चों जहां पे आप दोनों को कैपिटल लेटर से लिख सकते हो, जेनेरिक नेम को भी और स्पेसिफिक एपिथेट को भी आप कैपिटल लेटर से लिख सकते हो। वो केस कहाँ पे होगा, जब कभी ऐसा हो कि स्पेसिफिक एपिथेट किसी साइंटिस्ट के नाम पर हो। ठीक है। तो जो है आप उसको भी कैपिटल में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक एग्जाम्पल दिया जाता है, आइसोइट्स पैंटिल। इसको साइंटिस्ट पैंटिल ने क्या किया था, अपने नाम पर ही इसका स्पेसिफिक एपिथेट रख दिया था। इस वजह से इसके दोनों लेटर को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। आइसोइट्स पैंटिल एक ऐसा प्लांट बच्चों जिसका जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। नेम ऑफ ऑथर, अब अगर आपको शौक है बच्चों, आपने किसी प्लांट का नाम लिखा, वो ऑप्शनल चीजें हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। 2019 में सेम वही चीज पूछी गई थी। अगर आपका मन कर रहा है भाई, बहुत आपकी श्रद्धा है, आप चाहते हो कि मैं अपना नाम लिखूंगा क्योंकि मैंने इसको डिस्कवर किया, जैसे लीनियस ने किया। देखिए मैंगीफेरा इंडिका लिखा इन्होंने, ये देखो बच्चों, मैंगीफेरा इंडिका लिखा और लास्ट में अपना नाम जोड़ दिया, लिन। अब ये कैसे जुड़ता है, जब आप चाहते हो कि मेरा नाम लिखा जाए लास्ट में, तो आपका नाम लास्ट में एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका लिन। ये तभी होता है जब आपकी मर्जी हो, आप मतलब चाहते हो, है ना, आपकी श्रद्धा हो। इट इंडिकेट्स दैट स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्पीसीज को किसने डिस्कवर्ड किया था, लीनियस ने डिस्कवर किया। बात समझ में तो नहीं आई बच्चों, आ गई होगी, मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आ गई होगी बात समझ में। अब एक और चीज बच्चों यहीं पे समझ लो कि अगर कभी कोई गलती कर दिया हो, किसी ने गलत नॉमेनक्लेट कर दिया हो, तब क्या करोगे। अगर मान लो कि लीनियस ने इसको गलत कर दिया, ठीक है, तो क्या करोगे, बाद में क्या किया जाता है बच्चों कि जो करेक्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स ने इसको करेक्ट किया तो मैंगी फेरा इंडिका एक्स लिख करके और उसके बाद इनको ब्रैकेट में कर दिया जाए। बात समझ में आ गई। तो जो भी डिस्कवरर होगा उसका नाम लिखो और उसके बाद में इनको ब्रैकेट में कर दो, ताकि जो है सॉरी, एक मिनट बच्चों, इनको ब्रैकेट में करने के बाद करेक्ट करने वाले का नाम आएगा। ठीक है, ये तरीका सही है। इन
ब्रैकेट में कर दो और उसके बाद में जैसे जो भी जिन्होंने किया मतलब एबीसीडी ने अगर इसको डिस्कवर किया तो एबीसीडी का नाम यहाँ पे लिख दोगे, ताकि अब जब इसको कभी कोई देखेगा साइंटिस्ट तो समझ जाएगा कि इसका नॉमेनक्लेचर लिनियस ने गलत किया था, एबीसीडी ने सही कर दिया। ठीक है, ये तरीका होता है नॉमेनक्लेचर का। और भी रूल्स है बच्चों, बहुत सारे रूल्स भी नॉमेनक्लेचर के हैं, मैं अभी बहुत ज्यादा तो डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन चलो मैं बता दे रहा हूँ। टॉटोनीम्स बच्चों, आपने सुना होगा टॉटोनीम्स। टॉटोनीम्स में क्या होता है बच्चों, जब जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, दोनों सेम हो जाए, जेनेरिक नेम रिपीट्स हो जाए स्पेसिफिक एपिथेट से, तो उसे क्या कहा जाता है, टॉटोनीम्स कहा जाता है बच्चों। टॉटोनीम्स प्लांट्स के लिए नहीं वैलिड है, बट बल्कि क्या है, एनिमल्स के लिए बच्चों क्या होता है, वैलिड होता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बच्चों, नाजा नाजा इंडियन कोबरा, ठीक है। रैटस रैटस आपने नाम सुना होगा, आपने गोरिल्ला गोरिल्ला नाम सुना होगा, आपने कटला कटला नाम सुना होगा। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें क्या नाम है टॉटोनीम्स लागू होता है, जबकि प्लांट्स में जो है टॉटोनीम्स वैलिड नहीं होता है। ठीक है, ऐसे दो चार एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं और कोई बहुत जरूरी नहीं है, इतना ही आप ये 4-5 पॉइंट जो एनसीईआरटी में दी हुई है, पहला रूल ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, और पांचवा साइंटिस्ट का नाम जो है ये उसमें वो नहीं दिया गया, नंबरिंग नहीं की गई है। तो आप ये भी 5 रूल्स बेसिकली आप एनसीईआरटी के याद रखें, इससे आपका नीट में तो काम हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो है बच्चों हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने पहले ही कहा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना इतना आसान टास्क तो नहीं है। इट इज नेसेसरी टू डिवाइस द सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पढ़ने के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और वही हमारी पॉसिबिलिटी है बच्चों क्या, क्लासिफिकेशन। वही एक टेक्निक है जिससे हम लोग सबके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। बहुत आसान चीज है बच्चों, बहुत आसान भाषा में समझ लो क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब कुछ नहीं होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कैटेगराइजेशन, कैटेगरीज बनाना, जैसे कि गवर्नमेंट ने बना रखी है बच्चों। आप देखिए गवर्नमेंट ने जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप, सब ये जो कैटेगरी बना रखी है, ये भी वही चीज है। समझ लो कि इंडिया के लोगों को क्लासिफाई कर दिया गया है, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, आपको स्टेट दे दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, विलेज बना दिया, ये सब क्या है, एक कैटेगरीज है बच्चों। देखो आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये सब जो डिवाइड किया गया ना, ये सब क्या है, कैटेगरीज हैं। क्यों, ताकि बहुत आसानी से जो है आपको आइडेंटिफाई किया जा सके, बहुत आसानी से आपको अगर कोई फायदा देना हो तो पहुंचाया जा सके, जो भी चीजें हैं, मतलब हर तरीके से आसानी ही होगी लोगों को, है ना। आप देखिए नीट का एग्जाम होता है, आप भी नीट की तैयारी कर रहे हो, भाई जाहिर सी बात है किसको वेटेज ज्यादा देना है, किसको कितना देना है, ये सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए कैटेगराइजेशन किया गया, ठीक है, और उसी बिहाफ पे फिर जो है सिलेक्शन की लिस्ट बनाई जाती है। सो क्लासिफिकेशन कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग है, कैटेगराइजेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे। जैसे आप देखते हो बच्चों कि आप जब क्या नाम है अपनी कैटेगरीज की वो बनवाते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाते हो, तो उसमें आपके क्या नाम है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये एक तरीके से पहले प्रूफ लिया जाता है, और उसके बाद में फिर इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारी चीजें जो एक तरीके से फीचर्स हैं जो आपको बताने पड़ते हैं, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी बच्चों क्या है, कुछ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बिहाफ पे उनको एक रैंक दे दी जाती है, उनको उनकी एक कैटेगरी बना दी जाती है बच्चों। इन्हीं रैंक और कैटेगरीज को ही बच्चों कुछ नहीं टैक्सा कहते हैं, कोई अलग चीज नहीं है बच्चों, ठीक है। टैक्सा के लिए बच्चों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब टर्म्स एक ही है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन अभी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट एंड एनिमल्स। आप बहुत आसानी से बच्चों
आइडेंटिफाई करते हो, देखते हो, आप देखते ही प्लांट को ऐसा तो नहीं कहते हो कि ये डॉग है। एनिमल्स को तो ऐसा देख करके नहीं कहते हो ये तो मैंगो है, ऐसा कभी नहीं कहते हो ना। आप एनिमल्स को देखते हो तो एनिमल्स ही कहते हो, प्लांट को देखते हो तो प्लांट्स कहते हो, डॉग्स को देखते हो डॉग कहते हो, कैट, इंसेक्ट, इन सब को देखते हो तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आता है ना कि ये इंसेक्ट ही है। The moment we use any these terms, we associate certain characters with the organism that group. आपके दिमाग, अगर आपने बच्चों डॉग को देखा तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में कुछ चीजें डेवलप हुई हैं, कुछ चीजें तो तुरंत याद आई होंगी कि अच्छा इस बिहाफ पे ये डॉग का फीचर है। आपने प्लांट देखा तो तुरंत समझा ना, आपके दिमाग में चीजें तुरंत आ गई होंगी, अच्छा प्लांट ऐसा होता है ना, प्लांट के ये फीचर्स हैं। क्यों? जाहिर सी बात है तुरंत यही बात दिमाग में। What image do you see when you think a dog? आप डॉग को देखते हो तो कौन सी इमेज आपके दिमाग में बैठती है? Obviously, each one of us see dog. जाहिर सी बात है हम लोग डॉग देख रहे हैं, ना कि कैट देख रहे हैं, ना कि प्लांट कह रहे हैं उसको, ऐसा नहीं कहते ना। Now, if we were think to Elastians, Elastians बच्चों क्या है? एक वैरायटी है डॉग की, ठीक है, यहाँ पे लिख लो ऐसे, वैरायटी ऑफ डॉग। डॉग की क्या है? एक वैरायटी है। We know that we are taking about talking about similarly oppose सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, अगर मैं मैमल्स कह रहा हूं तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में कुछ चीजें मैमल्स के प्रति आ जाएंगी। जैसे कि क्या आ जाएंगी? आप तुरंत देखेंगे कि एक्सटर्नल ईयर है, बॉडी हेयर्स हैं, ये सब आपको तुरंत, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये सब चीजें आपके दिमाग में तुरंत आने लगेंगी, है ना। लाइकवाइज इन प्लांट, अगर आप प्लांट के बारे में देख रहे हो तो जाहिर सी बात है अगर वीट की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में वीट प्लांट ही आएगा, ना कि राइस प्लांट आएगा, क्योंकि वीट प्लांट और राइस प्लांट में फर्क है। सो ऑल दीज, डॉग्स हुआ, कैट हुआ, मैमल्स हुआ, वीट हुआ, राइस हुआ, प्लांट, एनिमल्स, ये सब क्या है बच्चों? एक कैटेगरीज हैं, एक रैंक है जिसको आपने दे दिया है। आपने अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कुछ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे आपने कहा ये वीट है। कुछ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो आसानी से आप देख करके समझ सकते हो, उसी के बिहाफ पे आपने कहा ये क्या है? प्लांट है। उसी के बिहाफ पे आपने कहा ये मैमल्स है, उसी के बिहाफ पे आपने कहा ये डॉग है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के बिहाफ पे आपने कैटेगराइजेशन कर दिया, आपने एक पर्टिकुलर रैंक दे दी, उसी को भाई कुछ नहीं टैक्सा। ठीक है, तीनों चीजें एक हैं बच्चों, ठीक है। or conveniently categorized we use to study organism. The scientific term, ये जो कैटेगरी थी, जो ये लोकल भाषा में हम लोग समझ लो कि देसी भाषा में जो कहते हैं कैटेगरी बना दिया, रैंक बना दिया, रैंक दे दिया, उसी को साइंटिफिक भाषा में जो दुनिया में हर जगह पे जानी जाए, यही कैटेगरी, यही जो रैंक थी, उसी को साइंटिफिक भाषा में बच्चों कुछ नहीं क्या कहा जाता है? टैक्सा कहा जाता है। मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही आप लोगों को यार? आ रही ना? तो टैक्सा किसे कहा जाता है? समझ में आ गई बातें। कैटेगरी, टैक्सा, रैंक, तीनों चीजें एक हैं, बट टैक्सा क्या है? साइंटिफिक टर्म है जो कैटेगरी के लिए या रैंक के लिए यूज किया जाता है। अब अगर बात करो कैट, मैमल, वीट, राइस, ये क्या है? ये भी टैक्सा है, ये भी कैटेगरी है, ये भी रैंक है। क्लियर? Here you must recognize that taxa can indicate categories are at very different levels. टैक्सा जो है एक अलग लेवल पे जो है कैटेगरीज को इंडिकेट करता है। जैसे कि प्लांट भी एक टैक्सा है, वीट भी एक टैक्सा है, जबकि दोनों इसी के मेंबर हैं। इसी तरीके से एनिमल्स भी टैक्सा है, मैमल्स भी टैक्सा है, डॉग भी टैक्सा है, ये सब टैक्सा है। लेवल अलग हो जाएगा बच्चों, है तो कैटेगरी ही लेकिन लेवल अलग हो जाएगा। अभी जब मैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बताऊंगा तो उसको भी मैं टैक्सा कहूंगा। जो लीनियस ने पीसीओ में फंगस मतलब क्लास क्या नाम है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली जो दिया था ना, वो भी टैक्सा है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे एनिमल्स, तो एनिमल किंगडम हो गया, मैमल्स क्लास हो गया, तो कहने का मतलब ये सब जो है क्या है? डॉग की इतनी ढेर सारी वैरायटी, ये सब टैक्सा है, लेकिन लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्लियर? बट यू नो दैट dog is a mammal and mammal is an animal. Therefore, animal
मैमल, डॉग, ये सब क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं टैक्सा को, लेकिन लेवल अलग हो गया। क्लियर, एकदम क्लियर। आगे बात करते हैं। Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa. इस वजह से बच्चों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में, और इसी प्रोसेस को, इसी क्लासिफिकेशन को, अलग अलग टेक्सा को बनाने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं बच्चों, टैक्सोनॉमी कहते हैं। बात समझ में आ गई। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एलोंग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस of organism are essential to form basis of modern taxonomical studies। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। देखो, वो ये क्या नाम है, क्लासिकल तरीका था पहले वाला, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकल, जो कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे टैक्सोनॉमी कर दी जा रही थी। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी बच्चों थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन बना देंगे बच्चों, आप पक्का झेल जाओगे और कर नहीं पाओगे, और आपको लगेगा कि आउट ऑफ द एनसीईआरटी दे दिया सर ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यही से है बच्चों, ठीक है। तो देखो, पहली बात, मॉडर्न टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन, ऐसे में क्वेश्चन बना सकता हूं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन, पहला फीचर एक्सटर्नल फीचर्स, दूसरा में यहीं पे एक्सटर्नल फीचर्स, दूसरा में कर सकता हूं इंटरनल फीचर्स, तीसरा में कर सकता हूं सेल स्ट्रक्चर, चौथा में कर सकता हूं डेवलपमेंटल प्रोसेस, और पांचवा भी मैं कर सकता हूं इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इतनी चीजों पर बेस्ड है बच्चों मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा। एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को भी बेस माना गया था, सेल स्ट्रक्चर को बेस माना जाता है, और डेवलपमेंटल प्रोसेस को बेस माना जाता है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी ऑर्गेनिज्म की जरूरी होती है मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी और मॉडर्न टैक्सोनॉमी में अभी आप बैठ करके बच्चों कहीं पर भी जो भी आपके पास कॉपी हो वहां पे आप डिफरेंस लिख लो। एक तरफ डालो क्लासिकल टैक्सोनॉमी और एक तरफ डालो मॉडर्न टैक्सोनॉमी, और मॉडर्न ये बेस्ड ऑन लिख लो, इस पे डार्क बस इतना ही लिख लेना तो आपका काम हो जाएगा। बेस्ड ऑन मॉर्फोल इजिली ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल या इजिली ऑब्जर्वेबल एक्सटर्नल फीचर्स, या जो भी आप लिख सकते हो, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। और यहाँ पे आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन वो पांचों पॉइंट्स 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आप कर लोगे मुझे उम्मीद है। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स का क्वेश्चन अभी मैं यहाँ करवाऊंगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन रहेगा। Hence, characterization, identification, classification, nomenclature is the process that the basic of to taxonomy। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी आप इसको नंबरिंग दे दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने वहां पे आपको फ्लो चार्ट में भी दिखाया है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, ये बेसिक्स हैं जो टैक्सोनॉमी अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म की करते हो तो पहले आपको कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा, देन आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, देन क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, और देन नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। यहां से फिर शुरू होगी बच्चों बात सिस्टमैटिक्स की, ठीक है। तो जब मैं सिस्टमैटिक्स पढ़ा लूंगा तब मैं एम्स का एक असर्शन रीजन का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करवाऊंगा, मजा आ जाएगा। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी कुछ नई नहीं है बच्चों। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग्स मतलब वही है ना, मैंने पहले ही कहा बच्चों कि ह्यूमन बीइंग्स की ये प्रॉपर्टी है, ये दिमागी मोर वाली, वो ज्यादा से ज्यादा चाहता है ना कि हर एक चीज के बारे में जानकारी ले लें। तो जाहिर सी बात है भाई, लेने की कोशिश करेगा जानकारी, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ऑन यूज। और भाई जाहिर सी बात है सबसे सेल्फिश भी इंसान ही होते हैं, ठीक है। तो खास करके ये जानकारी क्यों लेते हैं, इनको ये दिमागी मोर वाली प्रॉपर्टी क्यों है बच्चों, ताकि वो ये जान सके कि और क्या क्या हम इसका यूज कर सकते हैं। प्लांट है तो उससे फ्रूट्स तो मिल गया, लेकिन उसकी लकड़ियों का क्या यूज है, उसकी जो लीफ है उसका क्या यूज है, मतलब समझ रहे हो ना।
बहुत सारे उसके यूज क्या हैं, इस पर्पस से बेसिक जो नीड होती है सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी कि किसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। In early days, human beings need to find source for their basic needs of food. पहले जो है बच्चों लोग अपने फूड के लिए बेसिक नीड जो उनकी, जाहिर सी बात है फूड की स्कार्सिटी काफी ज्यादा थी बच्चों, तो फूड की नीड क्या है उसकी उसके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा वो करते थे, सर्च करते थे क्लॉथिंग के बेसिस पे, शेल्टर के बेसिस पे। तो जो अर्ली क्लासिफिकेशन था बच्चों ऑर्गेनिजम्स का, अर्ली जो कैटेगराइजेशन था ऑर्गेनिजम्स का, ये पूछा जाता है अर्ली क्लासिफिकेशन या फिर क्या नाम है कैटेगराइजेशन किस पर बेस्ड था, किस पर बेस्ड था, अपने यूज पे, ठीक है। उसका यूज क्या है, फूड के रूप में किसका यूज किया जाता है, क्लॉथिंग के बेस पे किसका यूज किया जाता है, शेल्टर के रूप में किसका यूज किया जाता है, इस पर। Hence, the earliest classification were based on use of various organisms. वही चीज मैंने जो समझा रखी है आप। क्लियर बच्चों, एकदम एक एक वर्ड्स एनसीईआरटी के क्लियर ना हो जाएं तो समझ लो पैसा वापस, सूद ब्याज के साथ, ठीक है। So, human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities. Clear? तो बच्चों ह्यूमन बींग्स, मैंने आपसे बहुत अच्छी मिसाल दी है बच्चों, है ना, ये दिल मांगे मोर वाली। ओके, सो हर एक ज्यादा से ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप। हमने यूज तो समझ लिया, ठीक है, कि हमारा यूज क्या है, उसके लिए हम शेल्टर के लिए, क्लॉथिंग के लिए, फूड के लिए कैसा उसका यूज है वो हमने जान लिया। अब आगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्या जानने की कोशिश करेंगे कि उनका रिलेशनशिप कैसा है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से या किसी से। कहने का मतलब यह है कि उनके रिलेशनशिप को, उनके इवोल्यूशनरी पैटर्न को, इनका जन्म कहाँ से हुआ, ये चीजों को जानने के लिए मतलब ह्यूमन बींग्स की ये भी क्यूरियोसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ऐसे समझो कि जब कभी किसी की शादी होती है तो जो लोग जाते हैं ना, मतलब इधर उधर मतलब जहाँ पे शादी करनी होती है, चाहे लड़की वाले जाएं चाहे लड़के वाले जाएं, तो वहां पे क्या होता है, बात करते हैं, भाई आप कहाँ के हैं, अच्छा ठीक है, मैं मान लो कह दिए मैं लखनऊ का हूँ, अच्छा लखनऊ के प्रॉपर हो या कहीं और पे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई मेरा घर जो है कहीं और है, ठीक है। तो मतलब मैं रहने वाला वहां का था लेकिन मेरे पापा वगैरह आकर के लखनऊ में रहे। अच्छा भाई, तो ये कहाँ पे है, अब वहां जाओगे तो वहां के लोगों से फिर मतलब वहां से रिलेशनशिप जोड़ने लगेंगे, है ना। तो ये चीजें आप लोगों ने, बहुत कॉमन सी चीज है बच्चों, देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है ना, ह्यूमन बींग्स का ये नेचर होता है, ठीक है, पहले तो अपने फायदे की बात कर लिया, उसके बाद रिलेशनशिप की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब समझ लो, ये मैं ऐसे कहानी नहीं समझा रहा, ये रिलेशनशिप समझ गए ना तो आप सिस्टमेटिक समझ गए। ये मेरी कहानी इतना जो मैंने बताया आपको ये समझ गए तो आप सिस्टमेटिक समझ गए। अब समझो बच्चों यहाँ पे टेक्सोनॉमी में हम लोगों ने कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर पढ़ा। सिस्टेमैटिक्स जो दिया था लिनियस ने बच्चों, द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टेमैटिक्स। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग ये, ठीक है, टेक्सोनॉमी के अलावा रिलेशनशिप के बारे में भी बात करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। ये वर्ड सिस्टेमैटिक्स कहाँ से लिनियस ने चोरी किया था बच्चों, ये एक लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, इनकी एक बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, उसी से इन्होंने सिस्टेमैटिक्स वर्ड जो है दे दिया था, विच मींस सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अंडरलाइन कर सकते हैं आपकी बच्चों अपनी एनसीईआरटी में। मेरे लेक्चर अटेंड करने की शर्त बच्चों क्या है कि आपकी एनसीईआरटी ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो सिस्टेमा का मतलब सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिनियस यूज सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। अपना इन्होंने टाइटल का जो पब्लिकेशन था बच्चों उसका टाइटल ही रखा था सिस्टेमा नेचुरी। सो द स्कोप ऑफ सिस्टेमेटिक्स वाज लेटर इन लार्ज, इसका स्कोप जो है थोड़ा सा लार्ज हो गया सिस्टेमेटिक्स का, जिसमें कैरेक्टराइजेशन पहले आ जाएगा बच्चों, दूसरे बार इंक्लूड्स नहीं, कैरेक्टराइजेशन है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, सिस्टेमेटिक्स और भी किस पर बेस्ड होती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ये हो जाएगा
यहीं पे सवाल एक उठ जाता है बच्चों। एसर्शन रीजन का एम्स का क्वेश्चन था ये। एसर्शन क्या होता है? सिस्टेमेटिक्स इज, ठीक है, सिस्टेमेटिक्स इज ग्रेटर देन टैक्सोनॉमी। एज रीजन में क्या लिखा था बच्चों? सिस्टेमेटिक्स इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, और वही असर्शन, असर्शन कहता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेन असर्शन। और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन में असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन करेक्टली नॉट एक्सप्लेन असर्शन। और उसके बाद में असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स और बोथ आर फॉल्स, ये डी ऑप्शन हो जाता है। सो बहुत आसान था क्वेश्चन बच्चों, देखो कुछ नहीं यार, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या टर्म यूज किया है कि सिस्टेमेटिक्स का स्कोप बढ़ जाता है ना, लेटर इन लार्ज, सिस्टेमेटिक्स वाज लेटर इन लार्ज द इंक्लूड्स, ठीक है, स्कोप इसका जो है इनलार्ज कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है टैक्सोनॉमी से बड़ी हो गई है, क्योंकि इसमें जुड़ चुका क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि टैक्सोनॉमी पर बेस्ड नहीं थी बच्चों। सो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सिस्टेमेटिक्स ग्रेटर दैन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोथ आर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है सेशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बच्चों। आई थिंक काफी अच्छे तरीके से आप लोगों ने बच्चों इतने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड, ताकि इन टॉपिक्स के क्वेश्चन, इन टॉपिक्स को जो है और भी अच्छे तरीके से आप जो है क्लियर कर सकें, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपने जो पढ़ा वो चीजें आपके लिए एक तरीके से बढ़िया से याद भी हो जाए। सो हम लोग इससे पहले 6 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में कर चुके थे बच्चों, यहाँ से शुरू करते हैं 7th क्वेश्चन। लोकल नेम ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग ऑर्गेनिजम्स वर्ल्ड वाइड, ऐसा तो कभी नहीं होता है बच्चों, है ना, लोकल नेम कहाँ, वर्ल्ड वाइड थोड़ी ना, वो तो साइंटिफिक नेम होता है। आर यूजुअली यूनिवर्सल, यूनिवर्सल भी नहीं होता है, लोकल होता है पर्टिकुलर उसमें। आर स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्ट नेम, ये स्पेसिफिक होता है और डिस्टिंक्ट होता है, ये भी नहीं बच्चों। वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है बच्चों, ठीक है, मैंने भी वही चीज ऑप्शन में रख दी है, जगह जगह पे ये वेरी करती है ना, और अच्छे से समझाया था मैंने। सो एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चों, इनकरेक्ट और करेक्ट क्वेश्चन मैं ज्यादा पूछता हूँ। सो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं वो जनरली किसमें लिखे जाते हैं, लैटिन में लिखे जाते हैं, बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस, ये भी बात आपकी करेक्ट है। बायोलॉजिकल नेम प्रिंटेड इटैलिक्स में किया जाता है, सही बात है। फर्स्ट वर्ड जीनस जो है उसको स्मॉल लेटर से नहीं लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, इनकरेक्ट। तो आंसर भी आपका फोर्थ हो जाएगा बच्चों। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट डू ए बी सी रिप्रेजेंट्स इन द गिवन साइंटिफिक नेम रिस्पेक्टिवली। इसमें से ए बी सी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, देखो ए बी एंड सी दिया हुआ है, आपको रेस्पेक्टिवली टर्म दिया हुआ है, मैंगीफेरा, इंडिका और लिन, आपको पता होना चाहिए ये क्या है बच्चों, ये इनका जीनस नेम है, ये इनका स्पेसिफिक एपिथेट है, और ये साइंटिस्ट का नेम है। अब कर लेते हैं कुछ, हम लोग भी वही चीज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है जेनेरिक नेम, दूसरे ऑप्शन में रखा है स्पेसिफिक नेम, और तीसरे में ऑथर नेम। तो ये जेनेरिक नेम है, उसके बाद में स्पेसिफिक एपिथेट है और ऑथर नेम है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक नेम तो होगा नहीं बच्चों, है ना। उसके बाद में कह रहा है अच्छा एबीसी, ठीक है, ए क्या है, लीनियर मतलब साइंटिस्ट का नेम है, तो आप देखिए ऑथर नेम हो गया। उसके बाद में बी क्या है बच्चों, रेस्पेक्टिवली टर्म दिया हुआ है तो आपको इसी रिस्पेक्ट में बताना है। बी है स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये हो गया आपका।
और ए है, सी है जेनेरिक नेम। तो यहाँ पे देखो बच्चों थोड़ी सी ट्विस्टिंग थी। आप जब इसको करने बैठोगे पहला ऑप्शन लगा करके आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन बच्चा ऐसा गलती कभी मत करना। बात समझ रहे हैं? तुरंत यहाँ पे ये हो जाएगा गलत, क्योंकि रेस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है और मैंने इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। सो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा 9th का। ओके, 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा बच्चों इनकरेक्ट है रिगार्डिंग साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है? These are also known as common names. साइंटिफिक नेम को क्या आप कॉमन नेम जो कहते हो? नहीं बच्चों, ठीक है, ये तो लोकल नेम होता है। These ensure that each organism has only one name. जाहिर सी बात है, साइंटिफिक नेम जो लिखा जाएगा उससे ये होगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। सही बात है। These have two components, generic and specific epithet. बिल्कुल भाई। These are universally accepted name. ये भी बात सही है। Only first option आपका इनकरेक्ट है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 10th का। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा? दो साइंटिफिक नेम होंगे सिंगल कंपोनेंट के। अच्छा, वन साइंटिफिक नेम विथ टू कंपोनेंट्स। सही बात है यार, एकदम बिल्कुल करेक्ट बात है। टू नेम्स लैटिन यानी भाई वन कॉमन नेम विथ थ्री कंपोनेंट्स। नहीं बच्चों, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। एक साइंटिफिक नेम होगा, उसके दो कंपोनेंट जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट होंगे। यही तो समझाया है मैंने आपको। 12 टैक्सोनॉमी डील्स विथ development of zoological parks, study of kinds of diversity of microorganism या evolutionary relationship between the organism। ऐसा किसने कहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टैक्सा। बिल्कुल बच्चों, यही तो टैक्सोनॉमी है। 12th क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। 13 which of the following feature are not shown by scientific name of various organisms? They consist of two components. ये दो components के बने हुए होते हैं। They have Latin origin. They always have lin abbreviated abbreviation at the end of second components. Yeah, they are printed in italics. बच्चों देखो, यहाँ पर भी क्या करना है आपको? incorrect, not shown by scientific name मतलब incorrect ढूंढना है। So दो कंपोनेंट्स जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट से बना होता है, बिल्कुल सही बात है। दे हैव लैटिन इन ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमेशा क्या आप लिन को लिखोगे शॉर्ट में? क्या जरूरी है कि सारी स्पीसीज को लिनियस ने डिस्कवर किया हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया होगा। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, आंसर यही हो जाएगा 13 का। 14 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म इज। करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है बच्चों। सबसे पहले क्लासिफिकेशन कहाँ कर देते हो आप? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन से बेस्ट होगा कैरेक्टराइजेशन ढूंढ लो। नॉमेनक्लेचर भी पहले नहीं करते हो। फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। मैंने आपको याद कराया था बच्चों, कई बार मैंने बोला भी था, ठीक है, फ्लो चार्ट भी दिखाया था। सो 14th का फोर्थ आंसर हो जाएगा बच्चों। 15 which one of the following statement given below is not included in universally rules of nomenclature? कौन सा इनकरेक्ट? फिर वही चीज है, इनकरेक्ट ढूंढना है बच्चों। नॉट, जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स थे उसके लिए ये वैलिड नहीं होगा। जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी लैटिन वर्ड्स में होने चाहिए, ठीक है। जेनेरिक नेम इमीडिएटली फॉलोड बाय नेम ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट हु डिस्कवर्ड। अच्छा, ऐसा कहाँ होता है भाई? जेनेरिक नेम के बाद स्पेसिफिक एपिथेट आता है। क्यों? जेनेरिक नेम के बाद स्पेसिफिक एपिथेट आता है, देन उसके बाद में साइंटिस्ट का नाम आता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया सेकंड वाला रूल। जेनेरिक नेम मस्ट बिगिन विद कैपिटल लेटर से सही है। सेपरेट अंडरलाइन करोगे जब हैंड रिटन से करोगे, ये भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन ओनली आपका क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 16 question, which one of the following criteria is are essential and form the basis of classical taxonomical study? ठीक है, इसमें से कौन सा क्राइटेरिया इसेंशियल है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए बच्चों? इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर, एक्सटर्नल फीचर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे टर्म यूज किया है क्लासिकल टैक्सोनॉमी,
मैंने क्या कहा था, आप वहीं पे याद कर लो। क्लासिकल और मॉडर्न टेक्सोनॉमी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंटल प्रोसेस, एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स, सबको बेस माना था मॉडर्न टेक्सोनॉमी के लिए। यहाँ पे मैंने बात कर रखी है क्लासिकल टेक्सोनॉमी, ये दिमाग में मत रखिएगा। क्लासिकल टर्म नहीं यूज किया, लेकिन ओल्ड टेक्सोनॉमी वही थी। तो ओल्ड टेक्सोनॉमी किस पर बेस्ड थी? इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर बेस्ड थी। वो जाहिर सी बात है क्या होते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। सो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान इस क्वेश्चन पे दीजिएगा। ऐसे कई क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। सो आई होप दिस क्लियर योर ऑल कंसेप्ट अबाउट दीज टॉपिक्स। थैंक यू सो मच बच्चों।